हेलो स्टूडेंट, अपना चैप्टर रनिंग है ना, यही कंटिन्यू करेंगे इसी को अपन आगे। ठीक है, कल अपन ने जो प्रीवियस क्लास में 8 क्वेश्चन तक देख लिया था, आज 9 क्वेश्चन अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31, ठीक है, माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन 31 एट 8 sin स्क्वायर 30। ठीक है, देखो ये तो सेम है, इसमें से किसी एक को चेंज करोगे, किसी को भी चेंज करो, ठीक है, तो उस सेम टर्म हो जाएगी। ठीक है, चाहे कोस को चेंज करो तो साइन में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ ना मैं, डायरेक्ट तुमको ऐसे नहीं लिखना है। साइन अगर लिखते हो तो समझ में आना चाहिए कैसे चेंज किया। ठीक है, साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 को भी चेंज कर दो। देखो इसमें अगर कोस 59 रहने दो, साइन को चेंज कर दो, कितना हो जाएगा cos 59। देखो कैसे हुआ, अपने इसको चेंज किया तो सीधा देखो 90 माइनस 70 करो, कितना आएगा 20। cos है, उधर वाला भी cos, इसको अपने साइन में चेंज किया तो पता है साइन किस में चेंज होता है, cos में चेंज होता है। ठीक है, तो 90 माइनस कितना है इधर 31 है। ठीक है, तो पता है कितना आएगा 59 आएगा, तो किस में आएगा cos में आएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने cos रखा, वो सेम एज इट इज, उसको कुछ छेड़ना ही नहीं है। साइन 30 डिग्री, ठीक है। कैंसल, बराबर बचा क्या 1 प्लस 1 है ना, 1 बचेगा है ना, 0 नहीं बचेगा। 1 प्लस 1 माइनस 8 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। पता है साइन 30 की वैल्यू 6, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, रिकॉल करो तो याद आएगा, है ना। देखो पढ़े होंगे तो याद आएगा, और मोबाइल तकिए पे लगा के ईयरफोन लगा के मोबाइल देखा होगा तो याद नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वैल्यूज याद करी थोड़ी होगी तुमने, विश्वास है मेरे को पूरा का पूरा। ठीक है, कर लेना है ना। तो देखो 8 से 2 कटी, 2 से 8 कटा 4 टाइम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 4 है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 1/8 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1/8 इंटू 1/4, स्क्वायर है ना यहाँ पे, स्क्वायर 2 का 4 से 2 टाइम, तो क्या बचा 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आई बात। देखो बहुत सरल था, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो अगर जब ये फ्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन है तो सीधा सा दिमाग लगा देना है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, फिक्स है ये, समझ में आ रही बात, 1 ही आएगी। तो सीधी सी बात है, तुम साइंस को जब कोस में चेंज करोगे तो cos 70 आ जाएगा, साइन को जब कोस में चेंज करोगे तो cos 59 में जाएगा, तो वैसे ही कट रही है वैल्यू है। तो अपने तो इसको देखना है, सीधा साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखनी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, समझ में आई बात, ऐसा करना है। ये बिल्कुल इजी चैप्टर, बिल्कुल बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है काफी, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, साइन 90 cos 90। देखो क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है ना। साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, यही है, इज इक्वल टू
tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, तो पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, देन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब क्या करना रहा, कुछ नहीं करना रहा, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कर दो, इसको कोस थीटा कर दो। अब लगाओ दिमाग, क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, जो कोस थीटा है दिख रहा है, कोस थीटा, इसका बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। बोथ साइड मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। ठीक है, यहाँ लिख देना है बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, राइट। मतलब दोनों पक्षों में कोस थीटा का गुणा करने पर, राइट। कोस थीटा अंश में भी क्या, हर में भी क्या, न्यूमरेटर ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, देन क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। कोस थीटा डॉट कोस का कोस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। भाई कोस का कोस से मल्टीप्लाई हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, ये साइन इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब अपने को पता है कि कोस स्क्वायर जो है, इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला है। देन कोस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पता है चैप्टर नंबर 6 रिकॉल करो, कोस थीटा का मैंने लिखाया था फॉर्मूला 1 अपॉन सेक थीटा लिखवाया था। देन साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। फॉर्मूले लिखवाए थे, याद आ रहे होंगे, पढ़े होंगे तो। ठीक है, ये फॉर्मूले थे, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला भी था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला था, तो अपन किसी की लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन में यही लाना था अपने को, 10 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो है एक तो कॉन्सेप्ट बेस है पूरा, ठीक है, और एक फॉर्मूला बेस है। देखो हर जगह फॉर्मूले लग रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा कोस थीटा, कोस स्क्वायर का 1 अपॉन सेक, यहाँ पर कोस स्क्वायर का ये मत लगा देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई लेना देना ही नहीं इसका। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था फॉर्मूले जो लगेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, समझ आ रही बात, रिलेशनशिप से ही लगेगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे, कोई लेना ही देना ही नहीं है, इसलिए कोस स्क्वायर का अपन 1 अपॉन सेक स्क्वायर का, है ना। मन में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, है ना, तो कोई लेना देना भी तो होना चाहिए इसका, समझ में आ रही बात, इसलिए अपन ने इसका नहीं किया, 1 अपॉन सेक किया। तो अपने को पता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अपने को कब पता होगा, जब अपन पढ़े होंगे, समझ रहे हो बात को, पढ़ना जरूरी है। 1 प्लस अपॉन सेक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। देखो साथ साथ में अगर सॉल्व करते होंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, भूल जाओगे, 100% श्योर है। ट्रिग्नोमेट्री है ना, माथा घुमा देती है पूरा, पता ही नहीं चलता है किसका फॉर्मूला कहाँ लगाना है, किसको कैसे फिट करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, देखो एक और करा देता हूँ क्वेश्चन, फिर तुमको थोड़े बहुत दे देता हूँ होमवर्क में गई। ठीक है, देखो एक और देख लो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो क्या है, cos 90 -
अपॉन टेन थीटा प्लस इक्वल टू 1 है। ठीक है, देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कोस 90 माइनस थीटा, तो अपने को सीधा सा पढ़ते में ध्यान में आ जाना चाहिए। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, अपने को अच्छे से पता है। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये भी अपने को अच्छे से पता है। ठीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। देन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला अपने को अच्छे से पता है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चल ही रहा है। ठीक है, देन अपोजिट चेंज कर देंगे इसको, टर्म को, है ना, फ्रैक्शन में नीचे वाला, नीचे की पूरी टर्म, तो ये ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो जब ये इनटू में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे होगा, देखो साइन थीटा कोस थीटा, ये कोस ऊपर जाएगा कि क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ही है, साइन से साइन कैंसल, बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको फिर से रीअरेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अपने को पता है 7.1 में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है इसकी वैल्यू 1, समझ में ही बात, 1 ही लाना था अपने को, बिल्कुल इजी। देखो कुछ भी नहीं है सॉल्व में, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, कुछ भी नहीं किया है। साइन थीटा कोस, ये सीधा सा फॉर्मूला है, सादा साइन थीटा रखा, कोस थीटा है ही है, फिर टेन थीटा को साइन अपॉन कोस में चेंज किया, कोस स्क्वायर 90 माइनस सीधा साइन स्क्वायर में चेंज हो गया, ये अपने को पता है। ठीक है, बाकी है ये। ठीक है, देखो आ गया 1, समझ में आई बात, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, देखो उसके बाद देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, जब तक खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, भले दुनिया की कौन सी भी ताकत आके पढ़ा ले, समझ में आ रही बात। खुद को सोल्व तो करना ही है, पढ़ना है तो करने ही पड़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो नहीं करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये सोल्व होने हैं। उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, 3 तो तुमको करने हैं। उसके बाद 15, 16, 17, 18 ये भी ईजी है, लेकिन मैं बता दूंगा, बता दूं, अभी बता दूं, एक बता देता। देखो 15 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 हेयर 3 थीटा एंड 6 माइनस थीटा आर एक्यूट एंगल, देन फाइंड अ वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो क्या दे रखा है, देखो क्या है, इफ साइन 3 थीटा माइनस बराबर इज इक्वल टू क्या है, कोस थीटा माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको चेंज करना है, साइन को कोस में चेंज कर दो। तो क्या है, साइन का फॉर्मूला साइन थीटा 9 कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कितना है थीटा, 3 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, कोस 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, देखो फिर इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर रख देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6, कोस से कोस कैंसल, 90 माइनस 3 थीटा, थीटा माइनस 6 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 90 प्लस 6, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा प्लस 3 थीटा। ठीक है,
ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 96, ये 4 थीटा। अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, थीटा की। थीटा को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96/4, कितनी बढ़ जाएगा 24 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 24 डिग्री। देखो बिल्कुल इजी, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तुमको शॉर्टली बताया है ना। शॉर्टली तो क्या है तो व्यवस्थित, लेकिन तुमको व्यवस्थित करना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करना है, फिर इन दोनों को इज इक्वल रखना है। इक्वल रखने के बाद कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, देखो बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सीधा इन दोनों इक्वेशन को एक बराबर रखना है ना। ये 3 थीटा देख रखा है, इसको सीधा 90 - थीटा माइनस करना है, फिर इन दोनों को इक्वेशन को बराबर रखना है, थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है 16 है ना। 16 क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, सेक 5 थीटा दे रखा है इज इक्वल टू कोजेक थीटा माइनस 36। तो कुछ नहीं करना है, 90 - 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36 रखना है ये। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा, ये 90 + 36 हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा। फिर थीटा अपॉन 126/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21। बस 21 हो गया, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हो गए 15 16 हो गए। देखो बता दिया मैंने, ऐसे बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। पता अपने को बस एक ही चीज याद रखनी, एक तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए और उसके बाद फॉर्मूलेज अपने को याद होने चाहिए। देखो बिल्कुल इजी है, कुछ मैंने फिर से बता रहा हूँ। देखो एक बार सेक 5 थीटा है तो अपने को पता है सीधा 90 - थीटा करो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोजेक में चेंज हो जाएगा। ये कोजेक में है ही है, कोजेक से कोजेक कैंसिल, बचा क्या 90 - 5 थीटा, थीटा माइनस 30। तो एडिशन सब्ट्रैक्ट ये तुमको आता ही है ना, एलकेजी क्लास से पढ़ा है, तो ये तो अब कोई सिखाएगा नहीं। मैथ इस क्वेश्चन के बेस पे है पूरा, ऐसे अपने को सोल्व करना है। उसके बाद बच रहा है अपना 17 और 18, तो ये जो है अपन आने वाली क्लास में देखेंगे। समझे एक बात? थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। कल अपना एक नया लेसन स्टार्ट किया था अपन ने, लेसन नंबर 6, रासायनिक अभिक्रियाओं प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ये लेसन अपना स्टार्ट हुआ था। तो इस लेसन के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। और अपन रिएक्शंस के माध्यम से चेंजेस को पढ़ रहे थे और उस समय अपन ने कुछ रिएक्शंस भी लिखती थी और टॉपिक चल रहा था अपना बैलेंस इक्वेशन। मैंने एक टॉपिक लिखवाया था आपको, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन, संतुलित अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं लिखने के चरण मैंने आपको लिखवा दिए। चरण के अंतर्गत कुछ अभिक्रियाएं लिखी थी अपन ने। चरण में क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी, स्टेप्स के अंदर मैंने कुछ लिखवाया था आपको कि जो रिएक्टेंट होता है उसको अपन लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट होता है उसको अपन राइट साइड में लिखते हैं, फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाते हैं, है ना। रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा है, वन और मोर रिएक्टेंट, देन वी ऐड बाय द रिएक्टेंट बाय द पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से अपन ने उस केमिकल रिएक्शन को लिखने के स्टेप्स लिख लिए थे, है ना। स्टेप्स लिखने के बाद उसके अंदर जब से रिएक्शन आई थी तो रिएक्शन के अंदर कुछ डिजिट्स लगी हुई थी किसी किसी के साथ, है ना। उस एलिमेंट्स के साथ में कुछ डिजिट लगी हुई थी, संख्या लिखी हुई थी। तो वो संख्याएं कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, उसका कारण मैंने भी आपको बताया था कि लिखने का कारण क्या उसको, क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट के एटम्स हैं, उस एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट के कंटेंट हैं, उसका जो टोटल है, मास है, वो और प्रोडक्ट का जो मास है, वो दोनों मास इक्वल होने चाहिए, तभी उसको कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो अगर हम जितना कंटेंट मिला रहे हैं उस कंटेंट के अनुपात में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इट मीन्स वो सही तरीका नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने का, है ना। तो उस कंटेंट के अनुपात में हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो रिएक्टेंट की मात्रा और प्रोडक्ट की मात्रा इक्वल आनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी, ना। तो बैलेंस रिएक्शन कैसे करते हैं, बैलेंस करने का क्या तरीका होता है और इसका तरीका या मेथड का नाम क्या था, मैंने बताया था आपको, अनुमान विधि।
किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किस विधि से करते हैं? अनुमान विधि, और इसको क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के द्वारा ही हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और बैलेंस कैसे होता है, कैसे करते हैं, आज अपन कुछ रिएक्शंस को लिख के उसको बैलेंस करेंगे और सीखेंगे बैलेंस कैसे और क्या होता है ना। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई थी, आपका एलिमेंट का नॉलेज होना, है ना। अगर किसी को एलिमेंट का नॉलेज नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, तो वो कोई भी बच्चा इस तरह की अभिक्रिया को बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर से एलिमेंट को सेपरेट ही नहीं कर पाएगा, तो बैलेंस कैसे करेगा, है ना। तो एलिमेंट का ज्ञान होना जरूरी है, एलिमेंट का नॉलेज होना जरूरी है ना। तत्वों का ज्ञान बहुत जरूरी है, वो आवश्यक चीज़ है, उसमें कोई दोहराया नहीं कि ये नहीं हुआ तो जो भी चलेगा, ऐसा नहीं चलना है ना, क्योंकि वो जरूरी है, वो होगा तभी आगे बढ़ेंगे ना। कैसे करते हैं देखो, किसी भी रिएक्शन को लिख के अपन बैलेंस करते हैं। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपके साथ, Fe+O2 + H2O, Fe3O4 .3H2O। हमने ये रिएक्शन लिख दी, किसी लिख दी, इसको बोलते हैं जंग लगना। रस्ट रिएक्शन है, कौन सी है? रस्टिंग, रस्टिंग की रिएक्शन है, जंग लगने की अभिक्रिया है ये। लोहे को जंग लगता है ना, वो वाली अभिक्रिया है जंग लगना। और लोहे को जंग कब लगता है? जब उसको मॉइस्चर मिलता है ना, या पानी टच होता है, तब उसको जंग लग जाता है। तो जंग से बचाने के लिए भी कई सारे तरीके हैं। क्या करते हैं? उसको पॉलिश किया जाता है, वार्निश किया जाता है ना। तो इस तरीकों को अपना के उसको कलर करके उसको सीधा एनवायरनमेंट के मॉइस्चर से या पानी से बचाए रखते हैं। तो जो भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए उनको या तो पॉलिश करो, कलर करो, पेंट करो, इन सब से उसको बचाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, लोहे को मॉइस्चर और पानी से कनेक्ट किया तो वो जंग बन गया, इसको बोलते हैं जंग। और जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, कौन सा परिवर्तन है? जंग लगने को बोलते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, है ना। क्योंकि एक बार जब किसी लोहे को जंग लग गया तो उससे दोबारा लोहा नहीं प्राप्त किया जा सकता, आयरन आर्टिकल वापस नहीं मिल सकते। जैसे कोई किवाड़ लोहे की वजह से, जंग लगने की वजह से खराब हो गया है ना, खज गया ऐसे बोलते हैं ना, तो खराब हो गया, वेस्ट हो गया, है ना, तो उसके बाद उसको वापस सही नहीं कर सकते, वो पाउडर बन जाता है बिल्कुल। तो अपन इसे बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं देख बताता हूँ मैं आपको। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जहाँ एरो बना रखा है उस एरो के नीचे एक लाइन खींच दें आप सीधी सी। फिर क्या करें, इसके अंदर के एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप उतार लें। जैसे फर्स्ट एलिमेंट Fe है, इसके साथ कोई और होता तो यहाँ लिख देते हैं, O है, O को लिख दिया, H को लिख दिया। H के साथ जो संख्या है वो नहीं लिखनी है अपने को, सिर्फ एलिमेंट लिखना है। आप पीरियोडिक टेबल देखना, आवर्त सारणी खोल के देखना, जब आप एलिमेंट्स पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे जब एलिमेंट पढ़ते हैं तो उनके साथ कोई संख्या ही नहीं होती है ना। वो फॉर्मूले के रूप में हो अलग बात है, लेकिन एक सिंबल के रूप में उनके साथ संख्याएं नहीं होती। तो मैंने क्या किया, Fe लिख दिया, O लिख दिया, H लिख दिया, O और है, तो क्या करूँ, O एक बार और लिखूँ? नहीं। जब पूरी रिएक्शन के अंदर, पूरी रिएक्शन मतलब इधर और इधर नहीं, एरो के इस तरफ की कंटेंट देख रहे हैं अपन, तो पूरे रिएक्टेंट में, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक या क्रियाकारक, क्रिया करने वाले, या अभिकारक, अभिक्रिया करने वाले, या रिएक्टेंट, रिएक्शन करने वाले। तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको लिख लो, और कोई एलिमेंट डबल बार आ रहा है तो उसको काउंट करके उसके आगे लिख लेंगे। एलिमेंट को डबल बार नहीं लिखना है इसमें। जैसे रिएक्टेंट में देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो सिर्फ ऑक्सीजन एक बार ही मैंने इंडिकेट किया है। अब इसके साथ क्या करेंगे, उसकी संख्याओं को काउंट करके यहाँ लिख देंगे। अब Fe कितनी बार है, एक बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, दो, तो ये और एक ये, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने, 2, ये हाइड्रोजन 2। क्लियर। अब यही सीक्वेंस इधर भी लगाएंगे, Fe, O और H।
ठीक है, सीक्वेंस वही रहना चाहिए। क्यों? कुछ जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट भी तो वही बनेंगे, प्रोडक्ट कोई अलग से थोड़ी आ जाएगा। यहाँ FeO है, H2O है, तो इसका मतलब वहाँ कोई Na थोड़ी आ जाएगा, K थोड़ी आ जाएगा, एल्यूमिनियम थोड़ी आ जाएगा। वहाँ बनने वाली चीज़ें FeO H2O वाली ही होंगी, है ना, रिएक्टेंट वाली ही उधर आएगी, लेकिन प्रोडक्ट बनते समय उसके फॉर्मूले जरूर चेंज हो जाएंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना। अब Fe इधर कितना देखो, इधर Fe 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 तो ये रहा और 3 ये रहा, कितना हो गया 7 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। अब देखो इधर Fe1 है, उधर Fe3 है, क्या है, इधर Fe1 है, उधर Fe3 है, Fe2O3 है, मैंने गलत लिख दिया, Fe2O3, ठीक है। तो Fe कितना 2 और ऑक्सीजन कितना है 3 और 3 6, फॉर्मूला गलत लिख दिया अपन, है ना। तो Fe2O3.3H2 है, तो Fe कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 6, 3 ये रहा और 3 ये, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, और अगर मैं कहीं ये ऐसा लिखता हूं तो ये 6 जो लिखा हुआ है पूरे फॉर्मूले के आगे, ये इस पूरे के लिए है, मीन्स अगर कोई नीचे डिजिट है तो उसका आगे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा, और अगर पीछे वाले के साथ डिजिट नहीं है तो पीछे के वाले के लिए सिंगल गिना जाएगा, लेकिन किसी के नीचे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करके गिना जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के नीचे 2 भी है ना, आगे 6 भी है, तो 2 4 6 12, तो हाइड्रोजन 12 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो ऑक्सीजन के लिए 6 हो गया खाली, समझ में आ गया ना। तो वो डिजिट पूरे फॉर्मूले के लिए लागू है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट्स के नीचे अगर कोई संख्या है तो वो सिर्फ एलिमेंट के लिए लागू है, आगे वाली संख्या पूरे फॉर्मूले के लिए साथ लागू है। तो बीच में यहाँ डॉट है ना, तो ये 3 जो है H के लिए भी है और O के लिए भी है, तो O कितना हो गया 3 और 3 O ये रहा 6 हो गए। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, क्लियर। अब ज्ञान करते हैं, देखो अब इधर Fe1 है, इधर Fe2 है, तो क्या करें, पहले 2 लगा देता हूं मैं, इधर बराबर इधर करना, बढ़ाना इधर है। अब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कभी नंबर 1 का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब संख्या 1 कभी नहीं लगाते, क्योंकि मैं अगर यहाँ 1 लगा दूंगा तो Fe ऑलरेडी 1 है, ऑक्सीजन के आगे 1 लगा दूंगा 2 1 जा 2 ही तो होगा, फर्क क्या पड़ेगा। तो 1 नंबर का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। संख्या स्टार्ट कहां से की जाती है, 2 से, तो पहले अपन ने 2 लगाया, 2 लगाने से Fe2 हो गया, ये Fe2, ठीक है, क्लियर। Fe बराबर हो गया, Fe बराबर। अब ऑक्सीजन को बराबर करता हूं, देखो मैं ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, 3 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बराबर करना है तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ 2 लगाता हूं, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 1 5। तो कभी भी किसी संख्या को गुणा करो तो 5 आता ही नहीं है, अगर मैं उधर भी कोई संख्या लगाकर गुणा करूंगा तो 5 कभी बनेगा नहीं, और अपने को चाहिए कितना 6, तो कम से कम संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी मुझे। मैंने ले ली 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। अभी मैं इसको 7 बना रहा हूँ, 7 हो गया, ठीक है। ये 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन 1 7 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है 6, तो इधर बढ़ाऊं तो 7 भी नहीं कर पाएंगे अपन, उसको बढ़ा भी देंगे तो 7 होगा कैसे, बताओ। तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन को बढ़ाता हूं तो मैं मान लो 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया, कैसे हो गया 3 दूनी 6 और 3 9, 9 तो हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, 3 दूनी 6 और ये ऑक्सीजन 3 है, तो 3 दूनी 6 ये भी हो गया, तो ये कितना हो गया 12 ऑक्सीजन। ये यहाँ होके फिर आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में डॉट है, प्लस नहीं है। अगर प्लस होता तो प्लस है तो ये इधर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ डॉट है, इस वजह से ये आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला है 1 है। तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 और यहाँ कितना हो गया 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर भी अपने को 12 करना पड़ेंगे ना, 12 कर देते हैं। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और ये 7 हो गया, लेकिन 7 नहीं चाहिए अपने को, 12 चाहिए, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ। क्या करूँ 6 लिख देता हूँ, 6 लिख दिए। 6 लिखने से क्या हो गया, ऑक्सीजन 6 और 6 12 हो गए, ये 12 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने देखो 6 दूनी 12, ये 12, इधर गिनो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गए 12, कैसे हुआ है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या समझ, बीच में डॉट है, इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से क्या हुआ, अब वापस गिनो, मैंने यहाँ Fe2 लगाया,
इधर Fe कितना है, 2 दूनी 4। अब अपना इधर तो 4 बन गया है और इधर कितना बना है, 2। तो मैं यहाँ क्यों नहीं 4 लगा दूँ, क्योंकि 4 लगाने से बीच में प्लस है, इन संख्याओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इन फॉर्मूले पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन Fe 4 करने से Fe यहाँ 4 हो जाएगा। तो Fe कितना हो गया, 4। अब गिनो देखो, 4 Fe 2 दूनी 4, 4 Fe। क्लियर। 3 2 जा 6 और 6 12 ऑक्सीजन। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 और 12 बराबर हाइड्रोजन। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12, 6 2 जा 12 बराबर, सारे इक्वल हो गए। क्लियर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। एक और देखते हैं, चलो कई सारी रिएक्शन आज अपन बैलेंस करते हैं, तरीके सीखने हैं अपने को बैलेंस करने के ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट की पहचान सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई। एलिमेंट की पहचान नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे दूसरी एक और रिएक्शन लिखते हैं। मान लो मैंने रिएक्शन लिख दी आपके, क्या लिखता हूँ, जैसे NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, है ना। ये कौन सी प्रक्रिया है, आप आगे पढ़ेंगे अभी लेसन के अंदर। एक लेसन आएगा जिसके अंदर एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है अपना दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायन, या दैनिक जीवन में उपयोगी रसायनों का निर्माण। कैसे हम घर पे किसी चीज को या कैसे उन रसायनों का निर्माण किया जाता है। सम यूजफुल कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायनों का निर्माण कैसे किया जाता है, वो भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ये टॉपिक आएगा अपना NaOH का निर्माण की विधि, NaOH को कैसे बनाया जाता है। तो NaOH को कैसे बनाया जाता है, नमक, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक बोलते हैं साधारण भाषा में, इंग्लिश में इसको साल्ट बोलते हैं, केमिकल लैंग्वेज में इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और फॉर्मूला में NaCl कहते हैं ना। Na में NaCl के अंदर Na क्या है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोराइड। तो ये 2 एलिमेंट हो गए यहाँ, है ना। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराई अपन ने, वाटर से। ये क्या है, वाटर या जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बोलते इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं ना, क्योंकि डाई के लिए तो 2 यहाँ होना चाहिए था, ये हाइड्रोजन के साथ 2 है इसलिए परऑक्साइड बोल दिया अपन ने। तो H2O की अभिक्रिया किससे कराई, सॉल्ट से, है ना। यानी एक गिलास में पानी लिया, उसके अंदर अपने नमक डाल दिया, है ना। घर पे नमक पानी के गोल बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं नींबू वाली। तो सिर्फ नींबू नहीं निचोड़ना, क्या करना है, गिलास के अंदर पानी भर के उसके अंदर नमक ही डालना है। ये कर दिया, इससे क्या बना, एक तो NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ये और क्या बोलते हैं, साबुन बनाने का सोडा, साबुन बनाने का सोडा। ठीक है, कई सारे नाम है, फॉर्मूला ये है, केमिकल नेम ये है ना, घरेलू नाम ये है, तो सारे नाम आपको याद करने हैं ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इसके साथ कौन सी गैस निकली, एक तो क्लोरीन और दूसरी हाइड्रोजन गैस। ये 2 गैस इसके साथ निकल गई, इसलिए अपन ने खड़े एरो लगाया दोनों के साथ, है ना। गैस है, एयर में चली गई। अब इसको अपने को बैलेंस करना, देखो बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, तीर के निशान के यहाँ एरो कर दो, इसके कंटेंट लिख दो कौन कौन से हैं। एक तो Na है, एक Cl है, एक H है और एक O है। इनके अमाउंट गिनो, यही सीक्वेंस इधर लगा लो, Na Cl H और O। क्लियर। इधर Na कितना है 1, Cl कितना है 1, H कितना है 2, O कितना है 1। इधर गिनो, Na कितना है 1, O कितना है 1, H कितने 2 ये रहा और 1 ये रहा 3, और Cl कितने 2। अब इनके बीच में डिफरेंशिएशन देख लो आप कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। देखो Na इधर 1 है, इधर 1 है, इट मीन्स Na को कोई चेंज नहीं करना है। Cl कितना 1, इधर Cl 2 है, यहाँ Cl 2 है,
और कहीं है तो नहीं, चेक कर लो, नहीं है, इधर एक ही है, इसको 2 करना पड़ेगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन के अंदर किसी एलिमेंट को बढ़ाना है तो संख्या पूरे फॉर्मूले के आगे लगेगी, ना बीच में, ना नीचे, ना पीछे, कहीं पे भी संख्याओं को नहीं लगाएंगे। संख्या कहाँ लगेगी? उस पूरे फॉर्मूले के आगे। तो मैंने NaCl को 2 करने के लिए इस पूरे फॉर्मूले के आगे 2 लगा दिया, तो Cl कितना हो गया? 2 लगाते ही उस फॉर्मूले पे क्या इसका इम्पैक्ट रहा, क्या असर पड़ा उस 2 लगाने से, उस संख्या लगाने से? तो यहाँ Na भी 2 हो गया, देखो क्या हो गया, Na भी 2 हो गया। तो Cl को बराबर करने के तो Na बिगड़ गया, तो Cl तो 2 इक्वल हो गए। अब Na इधर 2 हो गए, इधर 1 ही बचा, तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे, ये Na 2 हो गए। संख्या लगा दो पूरे फॉर्मूले के आगे, तो Na 2 हो गए। Na 2 करने से क्या हुआ, O और H की संख्या में गड़बड़ हो गई, तो O कितना हो गया? 2, यहाँ O कितना हो गया? 2, और H कितना हो गया? 2 ये और 2 वो, 4, तो H इधर 4 हो गए। अब देखो वापस मिलाओ, इधर Na 2 है, इधर Na 2 बराबर, इधर Cl 2, ये Cl 2, इधर Cl 2, Cl बराबर। अब H इधर कितना है? 2, और इधर H कितना है? 4, 2 ये रहा और 2 इस पूरे फॉर्मूले के आगे, देखो H इसके लिए भी लागू है, तो 2 ये हो गए और 2 वो रहे 4, तो इधर H 4 हो गए, इधर H कितने हैं? 2, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे फॉर्मूले के आगे ऐसी संख्या लगाओ जिससे हाइड्रोजन 4 हो जाए। अगर 1 लगाऊंगा 2 बन जा 2 ही रहेगा, 2 लगाऊंगा 2 2 जा 4, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन को 2 करो वापिस, तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 बराबर, ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 ये रहे और कहीं नहीं है, 2 बराबर। ठीक है, तो संख्याएं जो हमने यूज करी, जो नंबर्स इसके अंदर लगाए, एक चीज नंबर्स हम पूरे फॉर्मूले के आगे लगाएंगे, प्लस उस नंबर्स के लगाने से दूसरे फॉर्मूले, दूसरे एलिमेंट पे क्या असर है उसको भी काउंट करके वापस लिखेंगे। तो इस तरह से क्या करना है हमें, सबसे पहला काम तो उसके कंटेंट की मात्रा लिख लेंगे, फिर नंबर्स को डालते हुए उसके अंदर वेरिएशन जो आता है उसको नोट करके उसको भी इक्वल करेंगे साथ साथ में। क्लियर? तो इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनती है, और रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस कैसे होती है वो हम सीख रहे हैं। अभी मैंने 2 रिएक्शन करके आपको सिखाई, आगे और भी अपन रिएक्शन के एग्जाम्पल लेंगे और उसको और भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे। अभी एक ही लिए, 2 लिए, अभी 10-12 ऐसे रिएक्शंस लेके अपन उसको सॉल्व करेंगे, है ना। प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी तब अगली क्लास में यही चीज़ें सीखते रहेंगे, है ना। 2-4 रिएक्शन, 5 रिएक्शन और लेके अपन इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our class of economics, and yesterday we were studying about GDP, gross domestic product. Now today we are going to start, if you can see, yes, now our new topic is per capita income. To calculate the production, to calculate the economic, to calculate income, expenditure are all the last things. ये सब बाद में आता है, कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, बट फर्स्ट थिंग्स कि एक कंट्री की जो इनकम है वो किससे हो रही है। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी करके देख लिया, नेट डोमेस्टिक भी कर दिया, बट इन सब से हम लोग ये एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि पर पर्सन इनकम क्या है। इन दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे आप देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम, मैं इसको बड़ा इजीली समझा देता हूँ। सपोज देर इज़ अ फैमिली एंड इन दैट फैमिली देर आर 4 members, ओके, 4 members. The head of that family earns 20,000 rupees per month, 20,000 रुपये per month. Now what is the income of each person, or you can say this is a problem of average. What is the average income of that family? So what we do, 20,000 divided by 4, we get 5,000. So the simple answer to this question is that a family of 4 members with the head earning 20,000, the average income of that family is
5,000. Now when we elaborate this formula, इसको बड़ा कर देते हैं, income of whole nation upon population, simple. So that thing is known as per capita income. National income is not suitable unit of measurement of economic development. हमने ये देखा था कि किचन वाला एक एग्जाम्पल देखा था. अब सपोज किसी फैमिली की जो इनकम है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ एंड एट द सेम टाइम दे आर स्पेंडिंग 99,000. ओके, समझ रहे हो? 1 लाख रुपीज़ उनकी इनकम है और 99,000 वो लोग उनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है. सो सेविंग्स कितनी है? ओनली 1,000. Another family earns 10,000 rupees and spends, खर्च कितना करती है? 6,000. Now how much is left? 4. So ये जरूरी नहीं है कि आपकी नेशनल इनकम कितनी ज़्यादा है. नो, उससे आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. यू कांट जस्ट प्रिडिक्ट दैट थिंग. ये देखिए, नेशनल इनकम इज़ नॉट सुटेबल ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्यों? Because it does not accommodate the effect of change in population. आपको इससे ये पता नहीं चलेगा कि चेंज इन पॉपुलेशन से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ेगा. एज कंपेयर टू नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड टू बी अ मच बेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एज इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन इट्स कैलकुलेशन. हाउ पॉपुलेशन चेंज? अभी हमने एग्जांपल दिया, फैमिली हेड अर्न्स 20,000, 4 मेंबर्स इन फैमिली, तो पर मेंबर के कितने आ रहा है? 5,000. नाउ इफ देर इज ग्रोथ इन फैमिली, 5 मेंबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उनकी जो इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी. सेम यहाँ पर भी हो रहा है. तो किसी भी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर बहुत ऊंची है तो वहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो फैसिलिटेट होगा, बहुत अच्छा होगा. जैसे अमेरिका है, कुवैत है, तो यहाँ पर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ वेरी हाई. तो ज़्यादा पैसे कमाता है देन ही कैन स्पेंड मच ऑल्सो एंड सेव मच ऑल्सो. ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है. तो उसका ये मेजरमेंट हो जाता है. नाउ पर कैपिटा इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, ये इसको इम्पोर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है. पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करना है? नेशनल इनकम. देखिए, नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करना है. दैट इज पर कैपिटा इनकम. वेरी इजी फॉर्मूला, नथिंग टू रिमेंबर मच, बिल्कुल इजी है इसका. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम और नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? कुछ ना कुछ तो तरीका होता है. समथिंग इन प्रेजेंट वर्ल्ड, इन मॉडर्न वर्ल्ड, अभी के जिस भारत में हम रहते हैं यहाँ पे एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड एंड वी हैव द वैल्यू. बट बिफोर इंडिपेंडेंस ज़्यादा जो अस्तित्व में था, इन एग्जिस्टेंस था, दैट वाज बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज. जैसे आपने 1 किलो गेहूँ दिया, उसके बदले में आपको जो चाहिए वो ले लिया. Now that was not a complete value of that product. तो इस तरीके से उस समय से भी हम कह सकते हैं कि there was no proper way of calculating national economy. और ब्रिटिशर्स को तो ज़रूरत ही नहीं थी, because they were not here to give us income. वो तो हमको यहाँ पे लूटने आए थे. It was money drain, यहाँ से ले जाने आए थे वो तो. So कहाँ से स्टार्ट हुआ? It started from by दादा भाई नवरोजी. Let's start, यहाँ पे हम देख लेते हैं. Before independence, there was no government agency to calculate national income in India. क्योंकि ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी नहीं. They were not interested in income of Indians. They were interested in their income. Firstly, national income in India was calculated by, इसको अंडरलाइन करना है, ये ऑथेंटिक नहीं था बट ये ट्राई था फर्स्ट. That was दादा भाई नवरोजी in 1868. फर्स्ट पर्सन थे ये जिन्होंने स्टार्ट किया, सोचा उन्होंने, बिकॉज ही वॉज वेल विशर ऑफ इंडियंस. आफ्टर दिस national income estimation was also done by Finlay Siraz
डॉक्टर VKRV राव एंड RC देसाई एंड अदर्स, टाइम पे उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता गया, चेंज होता गया। ऑल द स्कॉलर्स यूज डिफरेंट मेथड्स एंड बेसिस टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सबका तरीका अपना अलग था, सब अलग अलग फॉर्मूले लगा रहे थे, सबकी कंडीशंस अलग थी। बट क्या था, देखिए इसमें उसकी कमी क्या थी। बट दीज स्कॉलर्स लैक रिलायबल फिगर्स। नाउ व्हाट इज रिलायबल फिगर्स? सपोज वी आस्क अ फार्मर कि आपका कितना क्रॉप हुआ, ही विल से 10 bags ऑफ व्हीट, 10 बोरी गेहूं हुए। सो दैट इज अ रिलायबल फैक्ट। ओके, नाउ इफ ही सेल्स दिस थिंग इन मार्केट, ही गेट्स मनी, उसको वैल्यू मिलता है मनी, एंड देन ही स्पेंड्स द मनी। बट एट दैट टाइम दोज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू विलेजर्स बाय देयर नीड्स। उनको जैसे ज़रूरत पड़ती थी कि भाई लोहार से हल बनवाना था, तो उसको वो दे did not used to give money, they used to just give grains instead of these services। और उसको भी क्या चाहिए था, he didn't want money, उसको अनाज मिलता था, then it was enough। तो रिलायबल फैक्ट्स नहीं थे अबाउट देयर इनकम, इट वॉज ओनली अर्निंग देयर लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू। सो these scholars lacked reliable figures and data, and they also did not use suitable statistical method। Economics में always come statistics, complete units calculate होते हैं। So what happened? After independence, the government of India formed the National Income Committee under the chairmanship of, यहाँ से इंटरलाइन करना है को, PC महलनोबिस इन अगस्त 1949। कितना साल लगा ये अभी देखना आप, पहले तो ये कमेटी बनी है। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1951 एंड इट्स फाइनल रिपोर्ट इन 1955। ऑलमोस्ट टुक 6 years, 6 साल लगे उनको उस कमेटी को कैसे इनकम काउंट करनी है इसका फॉर्मूला सेट करने में। एंड देन जब वो रिपोर्ट फाइनली प्रिपेयर हो गई, द कमेटी हैंडेड ओवर द वर्क ऑफ कैलकुलेशन of national income to Central Statistical Organization, which is better known as CSO, which has been calculating national income in India since 1955 on annual basis। so तब से लेकर आज दिन तक यही CSO Central Statistical Organization ही हमारी इनकम काउंट करता है। सो दिस वॉज, बिल्कुल मैं धीरे धीरे चलूँगा अभी, मे बी कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रहा हो। सो टुडे दिस आवर टॉपिक वाज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, देन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें आपको ऊपर वाले में फॉर्मूला लर्न करना है। इसमें फर्स्ट एफर्ट दादा भाई नवरोजी और डॉक्टर फाइनलेस सिराज, डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई, बट फाइनली PC महलनोबिस इन अगस्त 1949। ये आपको पॉइंट्स लर्न करके रखने हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 सेक्टर्स होते हैं, एंड देन वी विल स्टडी इन डिटेल टुमारो। टिल देन गुड बाय एंड ट्राई टू लर्न द पॉइंट्स विच एवर आई हैव टॉट टुडे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक विज्ञान में अध्याय 8 भूगोल का ले रहे हैं। अभी हिस्ट्री का अपन एक पार्ट पढ़ चुके हैं, अब लेंगे अपन भूगोल में। भूगोल का पहला पार्ट है इसमें जल संसाधन, अध्याय 8। इससे पहले वाला अगर भौगोलिक अपन शुरू करें हैं तो सबसे पहले आता है कि भारत का अगर पढ़ रहे हैं तो भारत का भौगोलिक, राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का भौगोलिक, फिर नदियाँ आती है, फिर जलवायु आती है, उनकी मिट्टियाँ आती है। ये चारों चीज़ें अपने 9th क्लास में पढ़ ली है, ठीक है ना। ये चारों इससे पहले हो गई है। अब आते हैं जल संसाधन। सबसे पहले भूगोल पढ़ने से पहले भारत का या राजस्थान का नक्शा अपने दिमाग में होना चाहिए, पूरा नक्शा अपने याद होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर। ये भौगोलिक 9th में हो चुकी है तो दोबारा इसको खाली अपने को देखना है, किताब में पुराने नक्शे को खाली देखोगे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं जल संसाधन। जल संसाधन में पूरे पृथ्वी पर जितना जल संसाधन है, अगर अपन पृथ्वी का करें तो 71% याद रखना है, 71% जल है और मात्र 29% स्थल है, यानी कि जमीन है। पूरे पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी गोल है, उसमें 71% जल है और 29% स्थल है। अब
जो 71% जल है उसमें से, मतलब 71% जो जल है उसमें से 97% जल महासागर में है, खारा पानी 97% कहाँ पर है, महासागरों में। अब जो 3% जल बचा हुआ है उस 3 का अपन भी बंटवारा करते हैं, 100 की इकाई में बांटे अपन, तो उस ये रहा 3% जल को 100 की इकाई में बांटे हैं, तो 69% जल हिम बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, 69% जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है। एक प्रतिशत जल केवल मानव उपयोग के लिए है। ये पूरा खिसक जाता है बार बार, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देख लेते हैं, पूरे बोर्ड पे समझ में बोल रहा हूँ तो वो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए देख लेते हैं। यानी कि 3% जल को यदि 100 की इकाई में बांटें तो 69% जल हिम के रूप में, हिम टोपियों या हिम नदियों में कैद है। मतलब अब हिम में अपन मान लेते हैं अटलांटिका, आर्टिक, ठीक है ना, और ये हिमालय, ऐसी ऊंची पहाड़ियों में जो बर्फ के रूप में जो जल जमा हुआ है वो 69% है। ठीक है ना। अब उसमें 30% जल भूमिगत है, बाकी का जो जल है 30% जल भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर है। केवल 1% जल, केवल पूरे पृथ्वी का 1% जल ही मानव के उपयोग, कृषि और सिंचाई और अन्य क्रियाओं में किया जाता है। इस पूरे चीज को समझने शुरू से देखो, पूरे पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। अब 71% जो जल है उसका अपन 100 के हिसाब से निकालें तो 97% जल जो 71 पूरे पृथ्वी पर जो जल है उसका 97% जल महासागरों में है, केवल 3% जल उपयोग के लिए है। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं मीठा पानी अगर कह सकते हैं तो 3% उपयोग के लिए मीठा जल है। उस 3% में भी, ठीक है, उसका 3% में भी 69% हिम के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और बाकी का जो 30% है वो भूमिगत जल है जो जमीन के अंदर है। केवल सतही में मीठा पानी केवल 1% है पूरे पृथ्वी पर जिसको उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ गया ये। अब भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल उपयोग जल की उपलब्धता कितनी है, 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, जिसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जा सकता है। इस मानव उपयोगी जल में 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की आवश्यकता कुल 634 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिशत थी तथा 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें केवल याद रखने जैसे ये वाला पैराग्राफ है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, 71% जल है। पीने योग्य मीठा कितना प्रतिशत है, 3%। कितना है, 3%। ये याद रखना। हिम के रूप में कितना प्रतिशत जमा हुआ है, 69%। भूमिगत जल कितना है, 30%। ठीक है, अब अपन लेते हैं जल प्रबंध। पृथ्वी पर जितना भी जल है, ठीक है ना, उसका यूज अपने पर है ही नहीं, केवल 1% यूज है। बाकी जो 69% है वो जो 97% है जो खारा पानी है, पीने योग्य पानी नहीं। अब भारत की स्थिति देखें तो भारत में बहुत सारी नदियां ऐसी है जिसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है। जब बारिश होती है, बारिश में पानी आता है, नदियों में बहकर समुद्र में मिल जाता है। अब उन जगहों पर सिंचाई के लिए, वहाँ की पेयजल पीने के पानी के लिए, अन्य सुविधा के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, अन्य के लिए जल प्रबंध किया जाता है। जल प्रबंध के अंदर बांध बनाना, एनीकट बनाना नदियों के ऊपर, ये जल प्रबंध में आता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।